फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो जाता है 6 नंबर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो दो तरह के मोशन से डिटरमाइन होती है। 2 टाइप ऑफ मोशंस होते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले आपको चीज़ बता देता हूँ। 3 टोटल प्रॉपर्टीज है। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ये आपको हमेशा याद रखना है ना। 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। उसमें से पहली हो जाती है हमारी फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरी हो जाती है कलर प्रॉपर्टी, और तीसरी हो जाती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के 2 तरह के मोशंस होने कंपलसरी है। ठीक है, एक हो जाता है आपका ऑर्बिटल मोशन। क्या हो जाता है? ऑर्बिटल मोशन। और एक हो जाता है आपका स्पिन मोशन। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है आप सब जानते हो 2 तरह के मोशन शो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन शो करता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है अपने ही एक्सिस पर, जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पर रोटेट होता है, अपने ही एक्सिस पर, राइट। तो उसको हम बोल देते हैं एक्सियल मोशन या स्पिन मोशन। आ रही है बात समझ में? 2 तरह के मोशन हमको ध्यान में रखने हैं। एक तो एक्सियल मोशन जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे अपनी अर्थ रोटेट करती है खुद ही के एक्सिस पे। और जो दूसरा है ऑर्बिटल मोशन जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, है ना, एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। सिंस आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। और फिजिक्स हमको ये सिखाती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी तरह का मोशन करता है, कोई भी तरह का मूवमेंट करता है, तो वो अपने चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए ईच इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी तरह का कोई मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखते हैं। ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल। ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स। किन्हीं भी सॉलिड्स में मैग्नेटिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल कर सामने आती है हमारे पास में। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक जो अपन लोग नेचर की बात करते हैं उसको हम लोग किससे शो करते हैं? उसको हम शो करते हैं म्यू से। तो म्यू हमारा क्या हो जाता है? म्यू कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। अब मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि मैंने बताया आपको, वो 2 तरह के मोशन पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया आपका ऑर्बिटल मोशन, एक हो गया आपका स्पिन या एक्सियल मोशन। तो इस हिसाब से हम 2 तरह के मोशंस को या 2 तरह के मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक तो म्यू एल और एक ले लेते हैं म्यू एस। आ रही है बात समझ में? एल यहाँ पर आ जाता है आपका ऑर्बिटल मोशन के लिए, है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एल क्या हो जाता है आपका? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर कहलाता है। और जो म्यू एस है वो आपका कहलाता है यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आ रही है बात समझ में? ये 2 तरह के मोशंस होते हैं और इन दोनों का सम जो होता है उसी सम को
हम लोग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, है ना। तो म्यू क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड। ओनली म्यू पूछे तो क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड। और किसी भी कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करते हैं, म्यू एल और म्यू एस, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। ये तो एक होगी छोटी सी बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है बी एम, जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन ये यूनिट हो जाती है जिससे मैग्नेटिक मोमेंट को शो किया जाता है। और जो वन बोर मैग्नेटॉन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ई एच अपॉन 4πm/c। ठीक है, तो ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लांक कांस्टेंट, 4πm हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, आप सब जानते हो, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपकी बुक में दे रखी है और नहीं भी दे रखी है तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात आप समझ गए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक फॉर्मूला बनाया गया है और वो फॉर्मूला याद रखना है आपको म्यू का, म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू n+2। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, यहाँ भी काम आने वाला है और इससे अगले चैप्टर में भी, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी काम में आने वाला है। और यहाँ पर n जो है वो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सीधा आप मतलब समझ गए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ऑब्वियसली आपके जो है मैग्नेटिक मोमेंट का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो सॉलिड है या सब्सटेंस जो होते हैं उस सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हालांकि कैटेगरी तो आगे जाके 5 बन जाती है, आपका जो सॉलिड स्टेट आ जाएगा उसमें और हम बात करेंगे 2 नई कैटेगरीज की, लेकिन अभी के लिए बात करें तो आपके पास 3 कैटेगरी हो जाती है। एक हो जाती है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक हो जाती है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरी हो जाती है आपकी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरीज आपके पास आ जाती है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं अगर हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का 2-3 मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो पहली बात, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये लोग, ये सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होते। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ये यूजुअली कौन से सब्सटेंस होते हैं, दे डू नॉट हैव, या एब्सेंस होती है इनके पास, ऐसा लिख दीजिए, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं और इसीलिए ये किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करते। मान लीजिए एन और एस बाहर वाले 2 मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्स लगे हुए हैं और बीच में हमारा यह सब्सटेंस अगर एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो यहाँ एन और एस से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो इसको रिपेल करते हुए निकलेगी, इसको छोड़ते हुए निकलेगी, इससे अट्रैक्ट होते हुए नहीं निकलेगी। तो ये हो जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात। फिर बात करते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, दे आर हाईली
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम लोग मैग्नेट्स लगा देते हैं तो सारी मैग्नेटिक लाइंस इनमें से होकर ही पास होंगी, है ना, रिपेल नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके पास में खास बात हो जाती है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और बात करते हैं तीसरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोला जाता है, परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो लिख देते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड and have permanent paramagnetism, इनके पास परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म होता है और ये स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब ऐसा इनके पास क्या होता है, देखो इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ क्या होता है कि ये पहली बात तो देखो नाम में समझ में आ रहा है फेरोमैग्नेटिक, तो स्पेशली आयरन और रिलेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, आयरन या उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड्स इस टाइप का मैग्नेटिज्म शो करते हैं। और होता क्या इनमें, इनमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बंडल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, बंडल्स में, और जिनको बोल देते हैं डोमेन्स। क्या बोल देते हैं, डोमेन्स। और ये डोमेन्स खुद अपने आप में एक परमानेंट मैग्नेट का काम करते हैं। यहाँ क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें जैसे पैरा और डाया में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोल करता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्पेशली आयरन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स बंडल्स के रूप में बंच बना लेते हैं और उस बंच को बोलते हैं डोमेन्स। तो जैसा कि ऊपर वाले पैरामैग्नेटिक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का काम कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का बंडल एक पूरी के पूरे मैग्नेट का काम कर रहा है और उस बंडल का बोल देते हैं डोमेन। और ये डोमेन परमानेंट मैग्नेट का काम करते हैं। मतलब खास बात क्या है कि आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, ये N और S, ये सब्सटेंस तब तक ही क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करवाते हैं। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की खास बात क्या है कि जब आपने बाहर ऐसा फील्ड लगाया तब तो वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस कैन एक्ट एज मैग्नेट। मतलब रिमूव होने के बाद में भी अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करता है तो फिर वो क्या क्वालिटी हो जाती है, फेरोमैग्नेटिक क्वालिटी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास में डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये डोमेन्स बनाने की टेंडेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स में पाई जाती है। आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कैसे मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, क्यों करता है, किस तरह से करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है कलर या कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, 7th नंबर हमारी ये प्रॉपर्टीज चल रही है, तो कलर्ड कंपाउंड्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बात सिखाना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, राइट।
देखो कुछ कुछ नई बातें हैं जो आपको समझनी भी है और याद भी रखनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ खास बात है। क्या खास बात है? जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एस जो ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास में एक सबशेल है, पी में 3 सबशेल, इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक उसी तरह आप सब जानते हो कि डी में टोटल 5 आपको ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, राइट। जब ये डी के पांचों ऑर्बिटल्स, जैसे कि इसका नाम भी अगर आपको याद होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां इस शब्द का मतलब समझ लीजिए, डीजेनरेट मीन्स ऑफ इक्वल एनर्जी। ये जितने भी 5 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, अगर इनको मैं एक एनर्जी के प्रोफाइल पे रखूं तो इनकी सबकी एनर्जी क्या है? पांचों की सेम एनर्जी है, तो इसलिए इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब जब भी ये डी ऑर्बिटल्स कंपाउंड बना रहे हैं, कोई ना कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? ये इन्वॉल्व होंगे किसी न किसी के साथ। जैसे ये इन्वॉल्व होंगे, इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा? ये डी ऑर्बिटल जो 5 है, ये 2 छोटे छोटे सब लेवल में डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 सब लेवल में डिवाइड हो जाएंगे और एक सब लेवल वो बनेगा 3 का कॉम्बिनेशन और एक सब लेवल बनेगा 2 का कॉम्बिनेशन। टोटल 5 ऑर्बिटल में से एक बनेगा 3 का और एक बनेगा 2 का, ठीक है। जो 3 का बनता है, जो 3 सबशेल का कॉम्बिनेशन बनता है, उसको बोलते हैं T2G, ठीक है। ये याद रखना है, T2G, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ये कहाँ से आया? ये टर्म सिंबल्स होते हैं जो आपके अभी 12th में नहीं है, बीएससी में आपके आते हैं, तो अभी अपने को सिर्फ नाम याद रखना है T2G। और T2G में कौन से शामिल हो जाते हैं? DXY, DYZ और DXZ, राइट। और जो 2 का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं EG, ये डबल EG डीजेनरेट होता है और इसमें आ जाता है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा EG और ये हो गया हमारा T2G। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि T2G ऊपर रहेगा या EG नीचे रहेगा, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग होता है। तो अभी आप इसको दिमाग से निकाल दें। आप सिर्फ इतना याद रखें कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। कब होते हैं स्प्लिट? जब वो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तब वो स्प्लिट होते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब जब भी कोई डी ऑर्बिटल, जैसे Fe है तो FeCN के पास जा रहा है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeCN, अगर 6 है तो 6 और यहाँ पर 4 माइनस या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, है ना मैंने। तो Fe जब Cn को अप्रोच करेगा या किसी भी दूसरे कंपाउंड को अप्रोच करे, कोई भी एलिमेंट, तो वो क्या होगा? स्प्लिट होगा, 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। एक कहलाएगा T2G जो 3 का कॉम्बिनेशन होगा और एक कहलाएगा EG जो 2 का कॉम्बिनेशन होगा। हमको ये नहीं देखना कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि इसमें कोई 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ये है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आखिर में T2G और EG है तो क्या इसी डी ऑर्बिटल से ना, इनके टोटल 5 जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक ने 3 का बनाया और एक ने 2 का बनाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे EG और T2G में। अब कब कौन सा जाएगा? तो यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये डिपेंड करता है कि Fe के साथ या उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ कौन है। अगर वो कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड या स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है तो वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और करेगा, और अगर वीक टाइप का कोई सब्सटेंस है तो वो कुछ और टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ कि उनको क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो डी के 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम D3 बोल देते हैं, चलो ये 3 इलेक्ट्रॉन EG में जा सकते हैं और EG में जाएंगे तो 2 तो इसमें जा सकते हैं और एक ऊपर भी जा सकता है या
तीसरा इधर भी आ सकता है, तो फिर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या समझे? तो ये कब ऊपर जाएगा या कब नीचे रह जाएगा, ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा कि ये साथ में जुड़ा हुआ कौन है, और वो हमारे बाद की बात है। अब मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि सर कलर प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो ऐसा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो Eg और T2g के बीच में ट्रांजिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिस्ट। इलेक्ट्रॉन Eg से या तो T2g में जाएगा या T2g से वापस कहाँ आएगा? Eg में। इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डी डी ट्रांजिशन, या इसी को बोलते हैं T2g Eg ट्रांजिशन। T2g Eg ट्रांजिशन, या इसी को बोल देते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर ये स्मॉल Eg जो है वो मान लो अभी नीचे है, तो ये लोअर लेवल है और T2g है हायर लेवल। तो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में या हायर से लोअर में आ रहा है, तो इस दौरान क्या हो रहा है? जो एनर्जी जो चाहिए होती है वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रही होगी। बिल्कुल। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में ट्रांजिस्ट करता है तो वो जो एनर्जी उसको मिल रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही तो हाई लेवल में जाएगा। लो से अगर उसको हाई में जाना है तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई वो तो चली गई ऊपर की तरफ उसको ले जाने के लिए। अब जो पीछे बची एनर्जी जो है, ठीक है, वो एनर्जी विजिबल रीजन में, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में, सर ये कहाँ पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, और टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वहाँ पर आपको याद हो तो हमने एक बड़ी सी ऐसे पूरी की पूरी बैंड सा बनाया था, और उसमें हम लोगों ने विजिबल रीजन की बात करी थी, जो कि हमको विबग्योर के नाम से दिखाई दिया था। वो विजिबल रीजन है। मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस पे कोई एनर्जी गिरी तो बहुत सारी एनर्जी तो उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। सर एब्जॉर्ब क्यों करेगा? अपने लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉनों को हायर लेवल में भेजने के लिए। ठीक है, चलो। अब जब वो वापस इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर से लोअर लेवल में आएगा तो जितनी भी एनर्जी बची वो एमिट करेगा। बिल्कुल करेगा। आपने एनर्जी दी और वो हायर से लोअर से हायर लेवल में गया तो वापस उसको अपने ग्राउंड लेवल में आना तो पड़ेगा। इस दौरान जो वो एनर्जी एमिट करता है, और अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में आती है, और विजिबल रीजन में आपको पता है हमारे पास में टोटल 7 कलर होते हैं, विबग्योर, है ना? तो अगर वो विजिबल रीजन में आता है तो हमें इनमें से कोई एक कलर दिखाई देगा, और वही कलर वो कंपाउंड शो करेगा। अब मैं अगर थोड़ा सा वापस डिटेल में जाऊं, ये इतनी सारी बातें मैंने समझा दी, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो, तो मैं एक बार वापस क्लियर करता हूँ। क्या बोला मैंने? कि डी ऑर्बिटल्स की बात चल रही है। डी ऑर्बिटल्स टोटल 5 होते हैं। ये 5 डी ऑर्बिटल्स 2 लेवल्स में चले जाते हैं, एक T2g एक Eg। और इन डी ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी होंगे, क्योंकि आया तो यहीं से है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ T2g से Eg में क्या होते हैं? ट्रांजिशन करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है आना जाना ऊपर से। Eg जो नीचे की तरफ होगा वो लोअर लेवल कहलाएगा, जो ऊपर की तरफ होगा वो हायर लेवल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में और हायर से लोअर में आते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन के दौरान कुछ एनर्जी तो हो जाती है एब्जॉर्ब, और जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, the released amount of energy, the released amount of energy जो है, if coming from visible region, then compound will be colored। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान अगर हमें निकलने वाली एनर्जी विजिबल रीजन से दिखाई दे रही है,
तभी हमको वो कंपाउंड हमको कोई ना कोई कलर शो करेगा, नहीं तो वो कलर शो नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सीधा सा सवाल पूछे कि कोई भी डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर क्यों होते हैं, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है, दिस इज ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन। एंड डी डी ट्रांजिशन कहाँ से आया, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, या हम बोल सकते हैं n-1 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं, इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं। और ये आप सब जानते हो। और इनकम्प्लीट फिल्ड होने के कारण से ही इनके आयंस या इनके जो सब्सटेंसेज है वो हमें क्या दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। इनके आयंस जो है वो कलर्ड दिखाई देते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बना था, और वो क्वेश्चन क्या था, जैसे कि आपको क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि क्या स्कैंडियम 3+ कलर दिखाएगा, तो देखो ध्यान देना, स्कैंडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3d1 4s2, और स्कैंडियम 3+ का मतलब हो गया कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम, तो s वाले 2 और 1 d का, तो कितने बच गए, 3d0 और 4s0। क्या d के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे नहीं, नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के पास में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसका मतलब स्कैंडियम 3+ क्या हुआ, एक कलरलेस कंपाउंड हुआ। जब डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर कलर कहाँ से शो करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या Ti4+ कलर्ड कंपाउंड होगा या नहीं, तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि Di4+ कलर्ड है या नहीं, मतलब कलरलेस है या कलर्ड है, और अगर कलरलेस है तो क्यों है, और कलर्ड है तो क्यों है, उसका एक शॉर्ट में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।